डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, मैं आज उपस्थित हुआ हूं बीए ऑनर्स हिंदी कहानियां, जिसका कोड है HNDMJ 101 की इकाई 3 हिंदी कहानी का स्वरूप और विकास भाग 2 लेकर। विद्यार्थी मित्रों, इसके भाग 1 में आपने उद्देश्य, प्रस्तावना, हिंदी कहानी विकासात्मक वर्गीकरण, हिंदी कहानी का प्रारंभ एवं विकास पर बातचीत की थी हमने। इसमें पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग पर हमने विस्तृत बातचीत की थी। विद्यार्थी मित्रों, भाग 2 के आरंभ करने से पूर्व मैं यहाँ जो भाग 1 में हमने अध्ययन किया है उसका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा, ताकि आप जो दोनों भागों को अलग-अलग अगर आप पढ़ रहे हो तो को रिलेट कर पाएं, समझ पाएं, आपको समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। हिंदी कहानी के विकासात्मक वर्गीकरण पर हमने बातचीत की थी कि हिंदी कहानी का विकास पूर्व प्रेमचंद युग में कैसे हुआ। पूर्व प्रेमचंद युग में किन-किन कहानियों को कौन-कौन सी कहानियां लिखी गईं और प्रथम कहानी इंदुमती क्यों मानी गई, इस पर हमने बातचीत की थी। और बाकी लोगों ने कौन सी कहानियां लिखी हैं, उस पर भी हमने बातचीत की थी। हमने हिंदी कहानी के प्रारंभ एवं विकास में प्रेमचंद युग में हमने बातचीत की थी कि प्रेमचंद की 300 कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में, 8 खंडों में संकलित हैं, जिन्हें वहां पे जाके पढ़ा जा सकता है। प्रेमचंद युग के अंतर्गत प्रेमचंद की जो 300 कहानियां लिखी हैं, उनमें से कुछ बहुचर्चित कहानियों का उल्लेख उस इकाई में किया गया था, जिसमें बूढ़ी काकी, पूस की रात, अलग्योझा, ठाकुर का कुआं, सदगति, यह जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जो बहुत चर्चित कहानियां हैं, उनका उल्लेख यहां पर किया गया था। फिर प्रेमचंदोत्तर युग की बात हमने की थी कि प्रेमचंदोत्तर युग के कौन कहानीकार हैं, जिसमें प्रथम 3 नाम आए थे: जैनेन्द्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और यशपाल। जैनेन्द्र का कहानी संग्रह फांसी सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिन्होंने अपनी कहानियों में स्त्री को स्वर दिया, स्त्री के अधिकारों की बात इनकी कहानियां करती हैं। उनके जो हत्या, एक कैदी, पत्नी, लाल सरोवर, नीलम देश की राजकन्या, इस पर हमने बातचीत की थी। फिर बात आती है अज्ञेय जी की। उनके जो कहानी संग्रह है विपथगा 1931 में जो प्रकाशित हुआ था, जिसमें विश्व युद्ध और नारी का चरित्र चित्रण है, उस पर हमने बातचीत की थी। अन्य कहानीकार का भी यहाँ उल्लेख हुआ था, जिसमें भगवती प्रसाद वाजपेयी का शबनम, निदिया लागी, भगवती चरण वर्मा का इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, आदि पर बातचीत हुई थी। चूंकि इस भाग 1 में इस पे विस्तृत बातचीत हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर बस मैं संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूं। अब बात करते हैं भाग 2 के अंतर्गत नई कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी और सन 1980 से 2000 की कहानी।
नई कहानी से यह हमें पता चलता है कि कोई चीज नई है। कौन सी चीज नई है? कहानी। इसका मतलब इससे पूर्व कुछ कहानियां लिखी जाती रही होंगी। कुछ कहानियां होंगी तभी तो हम नई कहानियां जिक्र करेंगे। तो इससे एक बात तो यह कंफर्म होता है, एक बात यह सिद्ध होती है कि इससे पूर्व कहानियां लिखी जाती रही होंगी। वह कहानियां जिस तरह से लिखी जा रही थी, जिस पैटर्न पर लिखी जा रही थी, उस पैटर्न से हटकर एक नए पैटर्न पर जो कहानी लिखी गई, जिसका आधार कुछ हटकर था, पूर्व से कुछ अलग था, उसे नई कहानी कहा गया। अब समय, इसका समय क्या है? तो इसका समय है सन 1954 से 1963 ईस्वी तक। विद्यार्थी मित्रों, बहुत सारी पुस्तकों में बहुत सारे विद्वान समय को लेके आगे पीछे भी समय देते हैं। जरूरी नहीं कि कहीं हर जगह आपको 1954 और 1963 ही मिले। हो सकता है कहीं 1900 से लेके 1970 तक भी मिल जाए। लेकिन जो एक मत होता है वह एक मत 1954 से लेकर 1963 ईस्वी तक का माना जाता है। दिसंबर सन 1957 ईस्वी में प्रयाग यानी प्रयागराज में हुए साहित्यकार सम्मेलन तक नई कहानी शब्द लगभग स्वीकृत हो गया था। यानी विद्वानों के द्वारा इसे मान्यता दे दी गई थी। अब इस आंदोलन को चलाने वाले कौन लोग थे? इस आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख रूप से 3 लोग थे: राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। अब नई कहानी की विशेषताएं क्या-क्या थीं? तो नई कहानी की विशेषताएं जो थीं, यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं का अंकन, परंपरागत और रूढ़ तत्वों के आधार पर मूल्यांकन का विरोध, जीवन को उसकी समग्रता और संश्लिष्टता में प्रस्तुति, शिक्षा, नौकरी, संघर्ष, असफल प्रेम संबंधों का चित्रण, महिलाओं की समस्याओं का चित्रण, विदेशी पृष्ठभूमि पर कहानियां लिखी गईं, राजनीति के प्रति प्रतिक्रियाएं दी गईं, महिला कहानीकारों की सक्रिय साझेदारी हुई, भोगे हुए यथार्थ का चित्रण। तो नई कहानी में जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे इसमें महिला कहानीकारों की संख्या बढ़ जाती है। इससे पूर्व के कहानी में देखेंगे कि 1 या 2 लोग ही आपको मिलेंगे, या इतनी ही महिलाएं कहानीकार के रूप में मिलेंगी जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी उपस्थिति बढ़ती है। शिक्षा, नौकरी के जो संघर्ष हैं, उस पर कहानियां लिखी जाने लगी। प्रेम संबंध जो हैं, उनके जो प्रेम संबंध जो निभ नहीं पा रहे हैं, जो निभा नहीं पा रहे हैं लोग, उन पर भी कहानियां लिखी जाने लगी। अब इसके बाद बात करते हैं सचेतन कहानी। नई कहानी की मैनरिज्म से हटकर फिर कुछ सार्थक करने के लिए जो आंदोलन उभरे, उनमें सचेतन कहानी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। उसका प्रारंभ नवंबर 1969 में प्रकाशित आधार पत्रिका, जिसके संपादक डॉक्टर महीप सिंह ने के सचेतन कहानी विशेषांक से माना जाता है। सचेतन कहानीकारों ने मनुष्य को सर्वांग और संपूर्ण रूप में देखना चाहा। उसके अचेतन और अवचेतन अस्तित्व से लेकर उसके सचेतन रूप का सचेतन कहानी तक विशेष वैचारिक आंदोलन एवं शिल्पगत प्रयोग हुए। यानी अचेतन के साथ साथ अवचेतन जो है, उसको मिलाकर एक सचेतन शब्द का बनाया गया और उस पे इस बात को रखा गया। डॉक्टर महीप सिंह ने सचेतन कहानी आंदोलन नई कहानी में सक्रिय आत्मपरकता का के विरोध में किया था। इस कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर हैं डॉक्टर महीप सिंह, मनहर चौहान, योगेश गुप्त, कुलभूषण आदि। सचेतन कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह के अनुसार सचेतन दृष्टि आधुनिकता की दृष्टि है। आधुनिकता एक गतिशील स्थिति है और हमारे सक्रिय जीवन बोध पर निर्भर है। विकासशील व्यक्ति ही आधुनिक हो सकता है।
आधुनिकता नवीन परिस्थितियों के संदर्भ में अपना संस्कार करती है और संस्कारित परिस्थितियों को अनुभूति की संपृक्ति से चित्रित करना सचेतन कहानी की विशेषता है। सचेतन कहानी ने ही पहली बार रूपवाद, व्यक्तिवाद, मृत्युवाद, अनास्थावाद, अस्पष्ट रहस्यवाद तथा नियतिवाद के विरुद्ध मोर्चा लिया और हिंदी कहानी को इन भौरों से दूर रहने का संकेत दिया। अकहानी हिंदी में सन 60 के बाद कविता के क्षेत्र में जैसे विद्रोह का स्वर अकविता बनकर उभरा, उसी प्रकार अकहानी का मूल स्वर भी विरोध और निषेध का है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे इसे एक आंदोलन न मानकर एक दृष्टि मानते हैं जो कहानी विधा के स्वीकृत मूल्यों के निषेध पर बल देती है। उनके अनुसार अकहानी का संदर्भ इस दृष्टि से आंदोलन नहीं है, वस्तुतः अकहानी कथा के स्वीकृत आधारों का निषेध तथा किसी तरह के मूल्य स्थापन का अस्वीकार है। यानी गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया एक ऐसी परंपरा की शुरुआत करते हैं जो किसी भी स्थापना को अस्वीकार करती है, जो कहानी के तत्वों को अस्वीकार करती है। जैसे पहले कविता लिखी जाती थी छंदबंद कविता, छंदों से बधी हुई कविताएं लिखी जाती थी। फिर क्या हुआ, छंद मुक्त कविताएं लिखी जाने लगी। ऐसी कविताएं जो छंद से मुक्त हों, दोहा, सोरठा, वरवय इन सब से मुक्त हों। उसी तरह से अकहानी के कहानीकारों का कहना है कि हम किसी भी स्थापना को, इस तरह के कहानी के किसी भी मापदंड को हम स्वीकार नहीं करते। हमें जो कहना है बिना किसी लब्बो लुआब के, बिना किसी लाग लपेट के हम कहेंगे और इसे आंदोलन मानने के अपेक्षा एक दृष्टि मानते हैं। अकहानी की विशेषताएं। अकहानी में तत्कालीन यूरोप में सक्रिय कला एवं साहित्य जगत के अनेक प्रभावों का घुला मिलाकर प्रस्तुत किया गया है। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व अकहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। जीवन की अनगढ़ता को उसके वास्तविक और मूल स्वर में प्रस्तुत करने के आग्रह के कारण अकहानी का कला पक्ष सहज है। इन कहानियों में सामाजिक संपर्क, सुख, नैतिकता तथा प्रेम आदि बेहद झूठे एवं काल्पनिक ढंग से प्रस्तुत हुए हैं। इनके द्वारा कहानी लेखक यथार्थ से पलायन करते हैं। उस युग में कहानी अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण कहानी लेखक प्रयोग करने में झिझकते थे। अकहानी इसी प्रयोगशीलता पर बल देती है। समांतर कहानी। हिंदी कहानी क्षेत्र में सन 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के संपादकीय में एक नए कहानी आंदोलन का प्रारंभ किया और उसे समांतर कहानी नाम दिया। उन्होंने सारिका पत्रिका के धारावाहिक रूप में समांतर कहानी पर 3 विशेषांक निकाले। समांतर कहानी ने नैतिक संकट, मूल्यहीनता तथा विघटन को समय सामाजिक तंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखा। समांतर कहानी स्थितियों के प्रति दृष्टि की प्रतिबद्धता से मुक्त होकर जनता के बीच जाने का आग्रह करती है। समांतर कहानी के लेखक दूर से बैठकर देखने के अपेक्षा समाज के भीतर बैठकर देखने को ज्यादा तरजीह देते हैं। यह समांतर पीढ़ियों और समांतर सोच की कहानी है। इसमें सामान्य या आम आदमी की चिंता को केंद्र में रखने का प्रयास किया गया है। इस कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक हैं कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, भीष्मानी, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी, कैद है, दिनेश पालीवाल, छोटे शहर की लड़कियां, मेहरुनिसा परवेज, आतंक भरा सुख। विद्यार्थी मित्रों,
इस पूरी इकाई के अंतर्गत तो बहुत सारी कहानियों का जिक्र हुआ है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जिन कहानियों का जिक्र मैं कर रहा हूं, मैं बड़ी आशा के साथ उनका नामोल्लेख यहां कर रहा हूं कि विद्यार्थी मित्र आप जरूर पढ़ेंगे। जैसे चीफ की दावत राजा निर्बंसिया, जहां लक्ष्मी कैद है, यह हमारे सिलेबस में चल रही है। इसे आप अवश्य पढ़िए, कोशिश करिए बाकी भी पढ़ने का, लेकिन इन कहानियों के पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आप वह नहीं रह जाएंगे जो आप हैं। आपका विकास अवश्य होगा। समाज को देखने का, समझने का नजरिया अवश्य बदलेगा। इसलिए इन कहानियों को पढ़ा जाना चाहिए। जनवादी कहानी। जनवादी कहानी का वास्तविक आरंभ 8वें दशक में दिखाई देता है। कहानी को निम्न वर्ग तक ले जाने का कार्य जनवादी कहानीकारों ने किया। एक तरह से प्रेमचंदीय परंपरा में फिर से जुड़कर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास जनवादी कहानी है। जनवादी कहानी आम आदमी के अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई है। शोषण मूलक हर व्यवस्था के असली चेहरों को उजागर कर शोषितों, दलितों को वर्ग संघर्ष के लिए तत्पर करना इसका उद्देश्य है। इस धारा के प्रमुख कहानीकार हैं अमरकांत, मार्कंडेय, शेखर जोशी, काशीनाथ सिंह, मधुकर सिंह, रमेश उपाध्याय आदि। अमरकांत डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक। मार्कंडे पान फूल, गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला। शेखर जोशी कोसी का घटवार, मृत्यु। काशीनाथ सिंह लोग बिस्तरों पर, आदमी नामा, लाल किले के बाज, कौन कुमति तोहें लागी पाड़े। मधुकर सिंह की भगोड़े, लहू पुकारे आदमी। विद्यार्थी मित्रों, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि इन कहानियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। डिप्टी कलेक्टरी तैयारी कर रहे एक असफल विद्यार्थी की कहानी है जो बहुत मार्मिक है। और यह कहानी उस विद्यार्थी से ज्यादा उसके अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोग समाज की कहानी है। और समाज को कैसे गरीबों के साथ, भीख मांगने वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह जानना है तो जिंदगी और जोक और दोपहर का भोजन का महत्व इससे पता चलेगा। सक्रिय कहानी। हिंदी पत्रिका मंच के संपादक श्री राकेश वत्स को सक्रिय कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने सक्रिय कहानी को चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी कहा। श्री राकेश वत्स के अनुसार सक्रिय कहानी उस समझ की कहानी है जो आदमी को बेबसी, निहत्थेपन, निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार करने की जिम्मेवारी अपने सिर लेती है। सक्रिय कहानी समाज में व्यापक शोषण के विरुद्ध आम आदमी की आवाज को उठाती है। इनमें सच्चाई, ईमानदारी तथा दूसरों की बर्बादी के लिए संघर्षरत चरित्रों का चित्रण है। सक्रिय कहानी का पूर्ण विकास 8वें दशक में दिखाई देता है। राकेश वत्स, काले पेड़, धीरेन्द्र अस्थाना, लोग हाशिए पर। सन 1980 ईस्वी से सन 2000 ईस्वी की कहानी। 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों की कहानी अपने समकालीन जीवन के समांतर चलने वाली कहानियां हैं। इस दौर में कहानियों के प्रमुख विषय दलित चेतना, शोषण मूलक व्यवस्था का विरोध, परंपरागत रूढ़ियों और भ्रष्ट मान्यताओं का विरोध, लोकतंत्र में आस्था
तथा तीव्र संवेदनशीलता इत्यादि रहा है। मोहनदास नेमिसराय, हारे हुए लोग, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सलाम, सपना, सूरजपाल सिंह चौहान, हैरी कब आएगा, डॉक्टर कुसुम मेघवाल, समय के शिलालेख, अब्दुल बिस्मिल्लाह, खाल खींचने वाले। निष्कर्षतः देखा जा सकता है कि नई कहानी से लेकर 20वीं सदी के अंत तक की कहानियों में आधुनिक भावबोध, भावभूमि, विषय और शैली की दृष्टि से पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। इन सब में नवीनता तो है, पर पुरानी कहानी से यह पूर्णतया मुक्त नहीं है और यह जड़ों का जुड़ाव अच्छा भी है। जैसे कहानी जब से शुरू होती है और आज तक वह आम आदमी की ही कहानी कहती है। जो आम है उस वह आपको कोई भी काल रहा हो कहानी का, चाहे वह पूर्व प्रेमचंद युग हो, प्रेमचंद युग हो, प्रेमचंदोत्तर युग हो, अकहानी हो, नई कहानी हो, समांतर कहानी हो, सहज कहानी हो, सब जगह आपको आम आदमी अवश्य मिलेगा। कहानी की इस विकास यात्रा में अकहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समकालीन कहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, लघु कहानी जैसे कई पड़ाव नजर आते हैं। इन नई रचनाशीलता को लेकर काफी वाद विवाद हुए, मगर इन सब के बावजूद कहानी अपने सभी अंगों में सकारात्मक परिवर्तित ही दिखाई देती है। विद्यार्थी मित्रों, मिलते हैं अगली इकाई के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः